चले ये आज आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 4, फर्स्ट जनवरी 2015 को मेरे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो था वो 150,000 था। अलाउंस आपने जो लिया था साल के शुरू में वो 5% था। ड्यूरिंग 2015 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो है वो 3,000 रुपीज एज एट 31st December 2015। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, जी सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर दें, लेफ्ट साइड से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, ये सिर्फ सही है। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ जो है वो 2,000 है, बल्कि 1,500 कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा सॉरी ड्यूरिंग द ईयर की कुछ ट्रांजैक्शन रह गई। क्रेडिट सेल्स आपकी 478,000 है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स रिसीव जो है वो 472,000 है। डिस्काउंट अलाउड जो है $4,000। Allowance, now the end of the year, management decided to reduce the allowance to 4%. सर जी सर वो कैमरा एडजस्टमेंट सर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, नजर नहीं आ रहा वो। कैमरा पहले सुबह आके ना सेट किया था नहीं इस तरह। सर आप लेफ्ट से दोबारा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं लीव करके ना दोबारा आता हूँ सेटिंग करके। जी स्टूडेंट, आप चेक कीजिएगा। अब ठीक है? यस सर। ओके।
अच्छा जी, तो ये डाटा मैं जरा दोबारा रिपीट करता हूं कि 1 जनवरी 2015 को अकाउंट रिसीवेबल 150,000, उस पर अलाउंस 5% था। थर्ड, ये पहले इसको रीड करना है, ये नीचे ले जाएंगे हम यहां पर। ये सारी ट्रांजैक्शन, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, क्रेडिट सेल वगैरह, ये सारा गिवन है। इसमें रेलिवेंट लेजर्स बनाने हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कितने लेजर बनेंगे इस क्वेश्चन में? सर 3। यस, इसमें अकाउंट रिसीवेबल का लेजर भी बनेगा। रीजन? सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है। जी, यहां पर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और जिस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा वहां लेजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला लेजर आपने बनाना ही अकाउंट रिसीवेबल है। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल बनेगा तो मैं आगे अलाउंस वगैरह निकाल सकता हूं। तो पहले इसको बना लेंगे अलाउंस इसका। तो 1 जनवरी 2015 को ओपनिंग बैलेंस हमारा 150,000 था। ये मैं साथ साथ टिक लगा रहा हूं जो ट्रांजैक्शन को मैं ले रहा हूं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले वो लिख रहा है बैड डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ हुए। अगर बैड डेट राइट ऑफ होंगे, क्या डेटर्स में आएगा, रिसीवेबल अकाउंट में? अगर आएगा तो किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। बोलिए सर सर क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर, क्योंकि जब भी बैड होते हैं आप राइट ऑफ करते हो तो रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाता है। ये सारा आपने 31 दिसंबर 2015 को लिखा बैड डेट्स 3000। अब इससे आगे चलते हैं, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, इसका इफेक्ट क्या आएगा रिसीवेबल पर? सर इसका इफेक्ट नहीं होता रिसीवेबल्स पर। सर ये नहीं आएगा, ऊंची बोला करो, ये नहीं नींद आएगा आई सर। है? बैड डेट टू बी रिटर्न सर ये ऑफ, ये तो नहीं लिखेंगे ना। सेम इफेक्ट आएगा और बैड डेट्स लिखोगे यहां, चाहे रिटर्न ऑफ भी हो या नॉट रिटर्न ऑफ, वो सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क होता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। ये 1500 आ गया। उसके बाद क्रेडिट सेल किस साइड पे लिखेंगे, या आएगी या नहीं आएगी? डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड पर जब भी आप सेल करते हो आपके रिसीवेबल बैलेंस बढ़ जाते हैं 478,000, और जो कैश रिसीव करोगे कस्टमर से तो रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे शो करेंगे क्रेडिट। क्या डिस्काउंट अलाउड रिसीवेबल में आना चाहिए? यस सर। यस, किस साइड पे? क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जब करोगे तो उस वक्त भी रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाएगा 4,000। अब ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरी डाउन। ये आगे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है, सबसे पहला काम तो इसको बैलेंस कर लो। ये बनेगा जी 6 to 8,000, 6 to 8,000। $146,500, that is the receivables closing balance। चेक कर लेना। ओके, अगला लेजर
अलाउंस का। पहला स्टेप जैसे हमने पढ़ा था कि अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस लेकर आना है। 1 जनवरी 2015 ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, लेकिन मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। उसने लिखा हुआ है कि अलाउंस ओपनिंग 5% था, तो 5% किस अमाउंट का होगा? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का 150,000 का अगर 5% लूंगा तो 7,500 ओपनिंग अलाउंस आ गया। एक्सक्यूज मी सर, जी सर बैलेंस सर सीडी बैलेंस 147 147 बैलेंस गलत है, बताइए कितना आता है? 147,500। 147,500। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ले आया। अब साथ ही आप लेजर ओपन कीजिएगा बैड डेट्स का। बैड डेट्स यहां पर देखो तो रिटर्न ऑफ है 3000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है 3000, तो जो राइट ऑफ हुए हैं वो इसकी डेबिट साइड पे ले आओ। वैसे भी इस लेजर से भी उठा सकते हो। ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं। ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल आएगा 3000, ये असल में वो अमाउंट है जो यहां से यहां ट्रांसफर हो गई। फिर एक बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है, वो भी यहां पर आएगा, वो भी एक्चुअल बैड डेट्स हैं, वो भी यहां लोगे। अब आ जाए लास्ट स्टेप पे, अलाउंस को बैलेंस करना है। अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो 31 दिसंबर 2015। अब अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस किस तरह निकलेगा? 4%। किस अमाउंट का 4%? जो अकाउंट रिसीवेबल का मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, वो इसकी कैलकुलेशन कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 147,500 का 4%, ये कितना आएगा? 900 5,900 5,900। अगला स्टेप के अलाउंस को क्लोज करो और जो डिफरेंस आता है वो बैड डेट को ट्रांसफर कर दो। अलाउंस की क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो कि डिक्रीज इन अलाउंस शो कर रहा है। 7,500 में से 5,900 लेस किए तो ये 1,600 आ रहा है। ये 1,600 की अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे बैड डेट्स को, और यही 1,600 आपका बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे शो होगा, क्योंकि वहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट अलाउंस जो कि 1,600 है। अब फाइनली बैड डेट को मैं क्लोज कर दूंगा और क्लोज होके ये ट्रांसफर हो जाएगा SOCI को। तो इसको टोटल करें 4,500 में से 1,600 लेस कर दो तो 2,900 की अमाउंट आ गई। दिस इज द अमाउंट विच शैल बी ट्रांसफर्ड टू SOCI एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी। अब पूछो इसमें कोई चीज ना समझ आई हो? सर जी ये जो अलाउंस में आपने फर्स्ट पे लिखा है बैड डेब्ट्स 1,600 से, जी सर ये इस तरह आई ना अमाउंट कि हमने 7,500 में से 5,900 को माइनस किया तो जो बची वो बैड डेब्ट से। अच्छा, अब यहां आपको एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि पिछले क्वेश्चन में हमने ये लिया था अकाउंट रिसीवेबल लिया था, उसमें से बैड डेट टू बी रिटन ऑफ पहले माइनस किया था, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई थी उसका 4% लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है, बड़ा गौर से देखिए। जब मैं खुद लेजर बना के क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तो इसमें बैड डेट टू बी रिटन ऑफ ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, दोबारा माइनस नहीं करने। जिस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो उस क्वेश्चन में बैड डेट टू बी रिटन ऑफ माइनस नहीं हुए होते। ठीक है,
जिस क्वेश्चन में हम खुद क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं उसमें हम ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट इस अमाउंट का 4% लिया। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी बैड डेट्स और बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ में क्या फर्क है? भाई कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ फर्क इतना है कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ वो बैड है जो ड्यूरिंग द ईयर हो चुके हैं, जिसकी अकाउंटिंग में एंट्री पास हो चुकी है, और बैड डेट टू बी रिटर्न वो बैड डेट्स हैं जो कि बैड तो हो चुके हैं लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं हुई, और जो हमें क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अंदर से वो डिडक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम, द एंट्री ऑफ बैड डेट्स एंड एंट्री ऑफ बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ इज द सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, अब अगले स्टेप पे जाएंगे और अब आपका जरा प्रॉपर शुरू होने लगा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन आता है। मैं अलाउंस की तरफ आता हूं और एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। ये जो अभी अलाउंस आप क्रिएट कर रहे हो, ये 5% है, 4% है, 6% है, जो भी अलाउंस है, ये अलाउंस किस पर अप्लाई हो रहा है? क्या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई हो रहा है या ओवरऑल तमाम पे अप्लाई हो रहा है? एनी स्टूडेंट? बोलिए। शाबाश, क्या हो गया आज आप लोगों को? ओवरऑल। ओवरऑल यानी ये जो आप अप्लाई कर रहे हो 4%, ये रिसीवेबल बैलेंस पे कर रहे हो, और रिसीवेबल बैलेंस जो आ रहा होता है इसके अंदर कोई एक कस्टमर नहीं है, दो कस्टमर नहीं है, ऑल कस्टमर्स हैं, यानी सारे कस्टमर्स के अगेंस्ट आप 4% लगा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि मिस्टर ए इज अ स्पेसिफिक कस्टमर जिसके अगेंस्ट आप डाउट में हो कि शायद ये पेमेंट ना कर सके, और आप ये एस्टिमेट लगा रहे हो कि इसमें से 70% अमाउंट हमें नहीं मिलेगी, तो उसको कैसे डील करना है? उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चंस के अंदर दो किस्म के अलाउंस होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस और एक होता है जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस वो है जो मैंने अभी आपको समझा चुका हूं। जनरल अलाउंस इज अलाउंस व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल कस्टमर्स। स्पेसिफिक अलाउंस इज द अलाउंस व्हिच इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक कस्टमर या कस्टमर्स, जो किसी एक या एक से ज्यादा कस्टमर्स को अप्लाई होगा वो स्पेसिफिक अलाउंस है, और अगर तमाम कस्टमर्स पे अप्लाई होगा वो जनरल अलाउंस है। जनरल अलाउंस की सिंपल एग्जांपल ये होती है, जो उससे दिया होता है जी इतने % क्रिएट करना है, वो आपका जनरल है। लेकिन स्पेसिफिक में जो परसेंटेज दी होगी उसके साथ कस्टमर का नाम भी लिखा होगा। जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिक अलाउंस भी आ जाए, जनरल भी आ जाए, तो जो अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो दोनों का सम होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी अब एक वर्किंग हम बनाते हैं। ये वर्किंग यहाँ पर क्लियर नहीं भी होगी तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आप अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस लोगे जैसे हम ये करते आ रहे हैं, उसमें से पहले लेस करना है आपने बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। लेकिन मुझे अब ये भी बताइए कब लेस करना है? क्या हर क्वेश्चन में माइनस करना है? सर जब ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तब करना है। यस, जिस वक्त ओपनिंग बैलेंस दिया हो फिर आपने ये माइनस नहीं करना, क्योंकि क्लोजिंग जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये माइनस हो चुका होता है। ये उस वक्त माइनस करना है जब आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। जब आप क्लोजिंग बैलेंस खुद निकालते हो फिर ये माइनस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है। इसको माइनस करने के बाद अब जो रिसीवेबल आएंगे इसमें से आपने माइनस कर देना है स्पेसिफिक कस्टमर्स बैलेंसेस। स्पेसिफिक कस्टमर का यहां नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये वो कस्टमर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, ये वो कस्टमर हैं जिनके अगेंस्ट हमें बताया है इसके अगेंस्ट इतने % अलाउंस होगा, उनके जितने बैलेंस हैं वो लेस कर दो। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये रिमेनिंग डेटर्स है, यानी ये अदर देन स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं। इसको क्लोज करने के बाद अब मैं जनरल अलाउंस निकालूंगा, पहले जनरल अलाउंस निकालूंगा।
अब जनरल अलाउंस इस अमाउंट पे निकलेगा, सपोज ये ए अमाउंट है, ए इंटू परसेंटेज जो भी गिवन होगी, ये जनरल अलाउंस हो जाएगा। फिर मैं स्पेसिफिक अलाउंस लूंगा, जो स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, ये जो ऊपर लेस किए थे, इनकी अलाउंस कैलकुलेट करूंगा और वो लिखूंगा, और प्लस करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो अब ये प्रॉपर वर्किंग बन गई जो आपने क्वेश्चन में शो करनी होती है, जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिक अलाउंस गिवन होगा। और ये तो याद रखिए, स्पेसिफिक अलाउंस हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मस्ट होता है स्पेसिफिक अलाउंस, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता एग्जामिनेशन। ठीक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5। और ये जो एग्जांपल नंबर 5 है, ये आगे कंटिन्यू भी करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बैड डेट्स, यानी ड्यूरिंग 2017 बैड डेट्स written off 9,000 at end of the year, bad debts to be written off 2,700। इसके अलावा वो लिखता है जी मिस्टर ए who owed rupees 21,000 and we are expecting that 70% amount shall be uncollectible। यानी मिस्टर ए के में से मैंने 21,000 रुपीज लेने और मैं एस्टिमेट लगा रहा हूं कि 70% अमाउंट उससे कलेक्ट नहीं होगी। इसी तरह मिस्टर बी जिससे मैंने 35,000 रुपीज लेने और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इससे 50% अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं होगी। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है आपको एंड ऑफ द ईयर, वो आपको 232,000 है। एंड द मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू क्रिएट एन अलाउंस ऑफ 4%। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क किस चीज का नजर आया, सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये मिस्टर ए और मिस्टर बी का नाम आ गया, तो सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क आएगा, बाकी मैकेनिज्म कोई चेंज नहीं होना। प्लीज मैकेनिज्म वही रखना है, स्टेप भी वही रखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में कितने लेजर्स बनेंगे? सर 2। जी, क्योंकि आपको अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले, और चूंकि इसमें दूसरी चीज, इसमें अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन। देख लो क्वेश्चन ड्यूरिंग द 17 मैंने शुरू किया, तो नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे। तो मैं 2 लेजर ओपन कर लेता हूं, पहले अलाउंस और दूसरा बैड डेट्स। जो सीक्वेंस कल बताया था उसके मुताबिक सबसे पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस लिखना है। इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग अलाउंस है ही नहीं और ना ही कोई हिंट है। ठीक है, इसलिए वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, छोड़ दीजिएगा। इट मींस कि ये फर्स्ट ईयर है, पहली मर्तबा ये क्रिएट हो रहा है अलाउंस। नंबर 2 हमने पढ़ा था कि जो जितनी ट्रांजैक्शन हुई है बैड डेट्स की उसको रिकॉर्ड कर दो। अब देखो यहां बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, बताइए ये किस अकाउंट में आएगा?
Bad debt. सर ये Bad debt का 10%. अलाउंस की क्रेडिट डेबिट में साइड पे बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड पर, और ऑपोजिट अकाउंट क्या लिखूं? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं। उसके बाद जब साल खत्म होता है तो हमें पता लगता है कि 2700 के और बैड हो चुके हैं, इसको भी राइट ऑफ कर दो। ये 2700 भी राइट ऑफ करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ में कोई फर्क नहीं है सो फार एज द एंट्री इज कंसर्न। ठीक है, तो लिहाजा इसको भी सिमिलर ट्रीट करोगे। ऑपोजिट अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट 2700। तीसरा स्टेप, ये यानी ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप मैंने कहा था कि अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो और उसको अलाउंस अकाउंट में ले आओ। तो उसके लिए अभी मैंने वर्किंग समझाई है, अब ये वर्किंग दोबारा देखो अब प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले आप लोगे अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस गिवन है, इस क्वेश्चन में जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है वो 232,000 है। इसमें से सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्या लेस करना चाहिए मुझे? बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन से? Bad debts to दो be bad written debts off. हैं। एक To बैड be डेट written रिटर्न ऑफ है, एक बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है। टू बी रिटर्न ऑफ To be 2700 written off. माइनस होगा। टू बी रिटन ऑफ। टू बी रिटर्न ऑफ, तो लिहाजा इसमें से लेस कर दो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, और टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हैं 2700 के। इसको लेस करो 229,300। अब इसमें से ये नई चीज आ रही है जो अब हम करने लगे हैं, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन का फर्क आ रहा है, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब इसमें से मैं लेस करूंगा स्पेसिफिक कस्टमर्स के बैलेंसेस। अब स्पेसिफिक कस्टमर के बैलेंस लेने हैं। मिस्टर ए से आपने कितनी अमाउंट लेनी है? 21,000, ये भी माइनस कर दो। मिस्टर बी से 35,000 की अमाउंट लेनी है, ये भी माइनस कर दो, यानी 56,000 आप माइनस कर दो। अच्छा, अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों माइनस कर रहे हैं हम? ये रिसीवेबल तो है ना, हम क्यों माइनस कर रहे हैं? भाई इसलिए माइनस कर रहे हैं कि इससे जो अमाउंट निकलेगी उस पे मैं जनरल अलाउंस निकालूंगा। मैं अगर इस अमाउंट पे, अकाउंट रिसीवेबल पे, इस पे 4% लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने की? क्योंकि अगर मैं इस पे 4% लगाता हूं तो जिस कस्टमर को मुतालिक मैं कह रहा हूं कि इससे 70% नहीं मिलेगा, उस पे भी मैं 5% लगाऊंगा 4%, और जिसके मुतालिक कह रहा हूं कि मुझे 50% अमाउंट नहीं मिलेगी, उस पे भी मैं 4% लगा रहा हूं। तो ये टेक्निकली गलत है। अगर जिस कस्टमर के बारे में आप कह रहे हो कि भाई इससे मुझे 50% नहीं मिलना, तो उस पर मैं जनरल अलाउंस कैसे लगा सकता हूं? उस पर मुझे सिर्फ और सिर्फ लगाना है स्पेसिफिक अलाउंस। इसलिए आपने इसके बैलेंस टोटल जितने भी हैं वो लेस कर देने हैं। ये 300 आ गया, 317 आई थिंक, यहां पे क्लोज कर देना है। 173,300 के रिसीवेबल है अदर्स। ठीक है, अब जब मैं अलाउंस क्रिएट करूंगा तो अलाउंस इसी अमाउंट पे निकलना है, लेकिन 2 स्टेप पे। जनरल इस पे निकलेगा, स्पेसिफिक इस पे निकलेगा। ठीक है, तो जनरल अलाउंस कैसे निकालूं? 173,300 का 4%। एज पर क्वेश्चन उसने जनरल अलाउंस हमें दिया हुआ है 4%। तो आप 173,300 का 4% लीजिएगा, कितना आता है? 6,932. आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं सही आ रही? 6,932. मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूं। 69332। 6932। अब आ जाए स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस आप क्रिएट करोगे मिस्टर ए पर भी और मिस्टर बी पर भी। मिस्टर ए का अलाउंस, मिस्टर ए से आपने 21,000 लेने हैं,
और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे 70% कलेक्ट नहीं होगी, शैल बी अनकलेक्टेबल, इसका मतलब इस पे 70% में अलाउंस क्रिएट करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 14,700। 14,700 मिस्टर ए का जो अलाउंस है वो 14,700 है। इसी तरह मिस्टर बी का जो अलाउंस है, मिस्टर बी से आपने लेने हैं 35,000 और इस पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 50% अमाउंट नहीं मिलेगी, इसका 50% ले लो 17,500। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो मेरे पास टोटल अलाउंस आ जाएगा 1719 feet. 132। अब जरा आप एक दफा फिर गौर से देखिएगा, मैंने इसको क्यों माइनस किया था? मैंने सिर्फ इसलिए माइनस किया था कि इस पे अलहदा से अलाउंस क्रिएट करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे जनरल अलाउंस अप्लाई करना है, अदरवाइज अलाउंस इसी अमाउंट पे निकला है। देख लो, इन दोनों को प्लस करो वही आएगा। इस पे अलहदा अलाउंस, इस पे सेपरेट अलाउंस, और दोनों अलाउंस को ऐड कर दिया 39,132। कैलकुलेशन में फर्क आया है, बाकी जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका कार है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है अलाउंस का, जो डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन which is 39,132। ठीक है, अब ओपनिंग तो है कोई नहीं, यही अमाउंट जो है वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स को। ये अमाउंट मेरी ट्रांसफर हो जाएगी बैड डेट्स को 39,132 और यही अमाउंट बैड डेट्स की डेबिट साइड पर आ जाएगी अगेंस्ट अलाउंस। अब देखो बैड डेट का लेजर बड़ा क्लियरली शो कर रहा है कि ये दो एक्चुअल बैड डेट्स हैं और ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं। अब इसको प्लस कर लो, जितनी अमाउंट आएगी वो सारी एसओसीआई को ट्रांसफर कर दोगे। $53,832, ये 50,832 की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी एसओसीआई, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं। सर जी सर, ये जो अलाउंस में हमने बैड डेट लिया है इसलिए लिया है ना क्योंकि फर्स्ट ईयर है, इसके अलावा? जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। ये चूंकि हमारा फर्स्ट ईयर है इसलिए हम इसको उतनी अमाउंट ले रहे हैं, अगले सालों में हम उतनी अमाउंट नहीं लेंगे, वो डिफरेंस होगा। ठीक है जी, अब देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, सारा कुछ वही किया है हमने जो पहले क्वेश्चन में किया था, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क आया है, लेजर्स के अंदर मूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ओके है ये? Yes, sir. ओके आगे चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में। एग्जाम्पल नंबर 6, और जो एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूं वो इसी की कंटिन्यूएशन है। एग्जाम्पल नंबर 6 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कंटिन्यू फ्रॉम 5। ठीक है जी, अब वो आपसे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर नंबर 1 मिस्टर ए was declared bankrupt and only
30% amount was recovered. Number 2, Mr. B was also, ये bankrupt का लफ्ज छोड़ गया, declared bankrupt ऊपर भी लिख लेना, and 40% amount was recovered. Number 3, other bad debts. $12,000. At end of 2018, accounts receivable were 276,000. 276,000. It includes Mr. C, who owed rupees 19,000, and 30% is expected to recover. Or Mr. D, who owed rupees 24,000, 80% allowance should be created. और जनरल अलाउंस यहां नहीं लिखा, वही लेना है जो पहले लिया था 4%. अब ये सारा डेटा वही लिया, अब सिर्फ मैंने इसका एनालिसिस चेंज किया. आप देखें इसमें कितना फर्क नजर आएगा इस साल में. तो ये लेजर मैं नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि ये मैं इससे कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको. तो अब अकाउंट ओपन कीजिएगा अलाउंस का. सर मिस्टर डी पे 80% अलाउंस है और बैड डेट्स. फॉलो द सेम स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, बोलिए क्या करना है. ओपनिंग बैलेंस लेकर आना है किसका, अलाउंस का. और अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस वो है जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस 39,132 था. यही इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. 1 जनवरी 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,132. उसके बाद दूसरा स्टेप, अब मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. अब जब मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो केयरफुली करना है. देखिए सबसे पहले वो लिखता है मिस्टर ए वाज डिक्लेयर्ड एंड ओनली डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड ओनली 30% अमाउंट वाज रिकवर्ड. मुझे आप बताइए मिस्टर ए से कितने पैसे डूबे हैं आपके? 70%. पिछले, और इससे लेने कितने थे वो पिछले क्वेश्चन में से देख लो. पिछले क्वेश्चन में मिस्टर एक जो वर्किंग बनाई थी उसको खोलिए, जो मैंने अरेज की, उससे कितनी अमाउंट लेनी थी?
सर 21,000। 21,000 उससे लेने थे और आपने कितना अलाउंस क्रिएट किया हुआ था? 70%। 70,000। हाँ जी। अब जरा ये वाली वर्किंग तो नहीं बनानी, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो छोड़ देनी है, ये ज़बानी कैलकुलेट होगा। देखिए मिस्टर ए का जो लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है मिस्टर ए का के अगेंस्ट, मुझे एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? मैंने इस पर्सन से 21,000 रुपीज लेने थे और 70% डूब गए, 70% रिकवर नहीं हो सके, तो 21,000 का 70% लीजिएगा। जो कैलकुलेट किया था कितना आया था? 14,700 जी। ये मेरा एक्चुअल लॉस है, ये बैड डेट्स हैं। अच्छा, आप इससे पहले हम क्या करते आए हैं? बैड डेट्स को हम कहां लेके जाते थे? बोलिए। डेबिट साइड पे। कौन से अकाउंट में, किस साइट पे लेके जाते थे? सर बैड डेब्ट्स में। बैड डेट्स की डेबिट साइट में लेके जाते थे। डेबिट साइड पे। ठीक है, अब गौर से मेरी बात सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बैड डेट्स में लेके जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कस्टमर के अगेंस्ट जो मैंने लॉस बना था वो पिछले साल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। पिछले साल जो लॉस रिकॉर्ड किया है वो कितना था? उस वर्किंग वन में देखें मिस्टर ए के अगेंस्ट कितना रिकॉर्ड लॉस किया था, कितना रिकॉर्ड किया था? सेम 14,700 का लॉस आप रिकॉर्ड कर चुके हो। पिछले साल इसके अमाउंट बैड डेट्स को चार्ज हो चुकी है। अगर मैंने इस साल में एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो अगर मैं बैड डेट्स में ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा, जिस कस्टमर के अगेंस्ट स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट हुआ हो और वो बैड डेट हो जाए तो आपने बैड डेट्स में नहीं लेके जाना, बल्कि अलाउंस के अगेंस्ट आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आ रही है 14,700, पहले आप यहां लेके जाते थे, अब यहां नहीं लेके जाओगे, इसको अलाउंस में लेके जाओगे। इसलिए लेके जाएंगे कि इस कस्टमर के अगेंस्ट स्पेसिफिक अलाउंस है और यहां पर अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा और मिस्टर ए बकायदा स्पेसिफाई करूंगा कि ये मिस्टर ए का अलाउंस जो है वो खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो भाई? जब कस्टमर ही नहीं रहा तो उसका अलाउंस भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसके अलाउंस के अगेंस्ट मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया? ये समझ आ गई मेरी बात? यस सर। आगे चलिए। सर एक बार रिपीट कर दें। जी चाहिए रिपीट कर दें ये जो आपने अलाउंस पे लिखा है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो मुझे क्या समझ आएगा क्या पूछ रहे हो? सर ये रिपीट कर दें। रिपीट कर दो। रिपीट कर दे जो अलाउंस। मुझे एक बात बताओ कि मैं बाकी क्लासें पढ़ाता हूँ सुबह से इस वक्त तक, सुबह 8 बजे शुरू करता हूँ, या अभी तक मेरी आवाज में कमी नहीं आती। आप लोग तो ऐसे हो जैसे पता नहीं किसी ने बैठ के नशा दे दिया है, चर्च का सूटा पड़ा दिया है, सोए पड़े हो, और आवाज तो निकाला करो यार। सर हम बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। आप लोग जब क्वेश्चन करते हो मुझे वहां पे खड़े हुए आवाज आनी चाहिए। मैं बार बार कान लगा रहा होता हूं, पता नहीं क्या कह रहे हो। बाकी क्लास में भी तो कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, मुझे मसला नहीं आता, और आपकी क्लास में भी मसला नहीं आता रहा, आज पता नहीं क्या कर रहे हो। मेरे पास तो वॉल्यूम फुल है। ओके, दोबारा देखो, मैंने एक लाइन यूज की है, उसको नोट डाउन कर लो अपने माइंड में। जब भी कोई पर्सन बैड डेट हो और वो उसके अगेंस्ट पहले से अलाउंस क्रिएट कर दिया हो आपने, तो फिर उसकी अमाउंट आप बैड डेट में नहीं लेके जाओगे, बल्कि उसको लेकर जाओगे अलाउंस में। यानी ये मिस्टर ए
इसका लॉस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी लॉस रिकॉर्ड करने का मतलब है इसका अलाउंस क्रिएट कर चुके हैं हम। कितना अलाउंस क्रिएट किया है? 14,700। मेरा लॉस भी 14,700 हो रहा है, तो फिर मैं बैड डेट में नहीं ले जा सकता, मैं अलाउंस के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। तो लिहाजा इस एंट्री को मैंने अलाउंस में लेके जाना। इसी तरह आइएगा मिस्टर बी में, यह भी फर्दर क्लियर हो जाएगा जब मिस्टर बी में आओगे। मिस्टर बी में मैं ट्रीटमेंट और तरीके से करूंगा। वो क्यों, जरा देखिए। मिस्टर बी वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। मिस्टर बी भी बैंकरप्ट हो गया और इससे 40% अमाउंट रिकवर हुई। पहले तो मुझे यह बताइएगा कि मिस्टर बी के अगेंस्ट एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, इससे कितनी अमाउंट लेनी थी मैंने? 50% 50% सर। 17,500। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप मुझे कुछ और जवाब दे रहे हो। 60%। मैं कह रहा हूं कि उसका लॉस हुआ कितना है। जब 40% अमाउंट आपने रिकवर कर ली है तो लॉस 60% हुआ। आप मुझे पिछले साल की कहानी सुना रहे हो, पिछले साल में तो अभी आया ही नहीं। पहले एक्चुअल लॉस तो निकाल लो यार। एक्चुअल लॉस वो लॉस होता है जो इस साल में हुआ है। इस साल में मिस्टर बी से आपको सिर्फ 40% अमाउंट रिकवर हुई है। इसका मतलब है 60% अमाउंट रिकवर नहीं हुई, एंड दैट इज माई लॉस। इससे मैंने लेने थे 35,000 और इसका 60% अमाउंट डूब गई है मेरी, हमें रिकवर नहीं हुई। तो 35,000 का अगर मैं 60% लेता हूं तो ये मेरे पास 21,000 आता है, तो मेरा लॉस 21,000 है। अब मुझे आप बताइएगा लॉस रिकॉर्ड कितना हो चुका है, सर हमने वो आपने 50% अलाउंस में से देखना है। आप उस क्वेश्चन में देखोगे तो 17,500 का है। दोनों में एक चीज का फर्क देखो, पिछली एग्जांपल और इस मिस्टर ए और मिस्टर बी में। मिस्टर ए में पिछले साल जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो भी 14,700 था, और जो इस साल लॉस पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हैं वो भी 14,700 था। ये एग्जैक्टली इक्वल था, इसलिए सारी अमाउंट में ले गया था अलाउंस में। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ और है। एक्चुअल लॉस 21,000 हुआ है और लॉस में रिकॉर्ड कितना कर चुका हूं, 17,500। तो एडिशनल लॉस कितना हुआ है? एडिशनल लॉस कितना हुआ है? दोनों का डिफरेंस। मेरा एडिशनल लॉस हुआ है 3,500 का। टोटल लॉस मेरा कितना हुआ है? 21,000 का, जिसमें 17,500 का लॉस मैं पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो 17,500 की अमाउंट आप बैड डेट्स में नहीं ला सकते, लेकिन जो 3,500 का मजीद लॉस आ रहा है ये वो लॉस है जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये लॉस मेरा बैड डेट्स में जाएगा। तो लिहाजा यहां पर मिस्टर बी के अगेंस्ट दो अमाउंट आएंगी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर जब मैं अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा तो मिस्टर बी की सिर्फ उतनी अमाउंट लिखूंगा जितना अलाउंस है, और मिस्टर बी के अगेंस्ट कितना अलाउंस है? 17,500। लेकिन लॉस हुआ है मेरा 21,000। तो जो एडिशनल लॉस है वो बैड डेट्स में लेके आइएगा। अब ये दो स्टेटमेंट मैंने मुकम्मल कर दी। अब दोनों स्टेटमेंट को गौर से देखिए। पहली स्टेटमेंट में मैं ये अल्फाज यूज करूंगा, जब मेरा एक्चुअल लॉस एग्जैक्टली इक्वल हो अलाउंस के। ठीक है, ये बल्कि लिख लो तो बेहतर है। When actual loss is exactly equal to the allowance created in the last year। ये सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर की बात कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। When the actual loss is exactly equal to allowance created in the last year, then the whole amount
shall be debited in allowance account या प्रोविजन अकाउंट, एक ही बात है। इस वर्डिंग को गौर से देखिए, मैंने क्या कहा, when actual loss is exactly equal to the allowance created in the last year, then this amount shall be debited to allowance account। ये बात आप मेरी समझ आ गई? बोलो यस। यस सर। आगे चलिए, दूसरी स्टेटमेंट लिखें, when the actual loss is greater than the allowance created in the last year, when the actual loss is greater than the allowance created in the last year। ये देखिए, जैसे यहां देखें, एक्चुअल लॉस जो है वो मेरा जो अलाउंस क्रिएट किया हुआ है उससे ज्यादा है, तो क्या करोगे, लिखिए द अमाउंट ऑफ अलाउंस क्रिएटेड in the last year shall be debited to allowance account, shall be debited to allowance account। क्या मतलब हुआ, जितना अलाउंस आपने पिछले साल क्रिएट किया था 17,500, ये अलाउंस आपने पिछले साल क्रिएट किया था, ये जितना भी अलाउंस है ये सारे का सारा आप डेबिट कर दो अलाउंस को। और आगे लिखिए, the additional loss shall be debited to bad debts। तो जितना मजीद लॉस है वो सारा बैड डेट्स में लेके जाऊंगा। अब ये चीज फिर देखो, एक्चुअल लॉस पिछले साल के अलाउंस जो आपने क्रिएट किया था इस कस्टमर के अगेंस्ट उससे ज्यादा है, तो जितना अलाउंस आपने क्रिएट किया था उतनी अमाउंट जो है वो आप अलाउंस अकाउंट में ले जाओगे, और जो बाकी बैलेंस आ रहा है वो सारे का सारा डिफरेंस बैड डेट्स में ले जाओ। इतनी सी कहानी, ठीक है। अब आगे चलिए क्वेश्चन में, ए और बी के बाद अदर बैड डेट्स आ रहे हैं। अब ये जो अदर बैड डेट्स हैं ये जनरल के अगेंस्ट है, इसका कोई स्पेसिफिक से ताल्लुक नहीं है, ये वही तरीकाकार है जो आप करते आए हो। तो ये बैड डेट्स जो हैं ये यहीं पर आएंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और इसमें नाम भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि नाम लिख भी नहीं सकते, नाम नहीं बताया हुआ। 12,000, इससे आगे वही सीक्वेंस है। अब एंड ऑफ द ईयर आया, एंड ऑफ द ईयर अकाउंट रिसीवेबल गिवन है और आप इसमें दो कस्टमर के मुतालिक फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब मैंने वर्किंग बनानी है, यहां तक करने के बाद अब वर्किंग बनानी है अलाउंस की। अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अलाउंस का बैलेंस कैसे निकालेंगे, वही तरीका सबसे पहले मैं लूंगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल है मेरे पास 276,000। क्या इस क्वेश्चन में बैड डेट टू बी रिटन ऑफ दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बैड डेट टू बी रिटन ऑफ नहीं है, तो उसको लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से लेस कर दो स्पेसिफिक कस्टमर के बैलेंसेस, और स्पेसिफिक कस्टमर्स कौन कौन से हैं? मिस्टर सी, मिस्टर सी से आपने लेने हैं 19,000 और मिस्टर डी से आपने लेने हैं 24,000। ये दोनों अमाउंट प्लस कर लें, द टोटल इज 43,000। ये 43,000 आप लेस कर दो 276,000 से। अब सेम वर्किंग कर रहा हूं आपके सामने, 233,000। अब मैं अलाउंस क्रिएट करता हूं, दो अलाउंस होंगे, पहले जनरल एंड देन स्पेसिफिक। तो जनरल अलाउंस कितना आएगा? 4% ऑफ किस अमाउंट का? 233,000 का 4% कितना बनेगा? 9320।
और आप स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कीजिएगा। स्पेसिफिक अलाउंस आप 2 कस्टमर के अगेंस्ट क्रिएट करेंगे। बताइए मिस्टर सी के अगेंस्ट कितना अलाउंस क्रिएट करूं? आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, कितने % अलाउंस क्रिएट करूं? सर 70%। 70%, क्योंकि यहां पर वर्डिंग और तरीके से लिखी हुई है 30% इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर, तो जितना रिकवर नहीं होगा उसके अगेंस्ट अलाउंस होगा, यानी 70% अलाउंस। अब 19,000 का 70% अगर अलाउंस लेता हूं तो सर 13,300। 13,300 मिस्टर सी का अलाउंस आ गया, और मिस्टर डी 24,000 का कितने % अलाउंस क्रिएट करूं? 80%। 20%। यहां तो क्लियरली गिवन है ना 80% अलाउंस, तो इसका 80% निकालिएगा। दोनों वर्डिंग 90 एग्जामिनर यूज कर सकता है पेपर में। इसका 80% लें, 19,200। 200। अब इन तीनों को ऐड कर लो, यहां से लेकर यहां तक, $41,820। ये दैट शैल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। यहां मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा, बैलेंस सीडी वर्किंग नंबर 1, अमाउंट आएगी 41,820। अब इसको प्लस कर लें, यानी बैलेंस कर लें, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो मैं लेके जाऊंगा बैड डेट्स में, और फिर बैड डेट्स को मैं क्लोज कर दूंगा एसओसीआई में। तो ये हिसाब आप खुद करोगे। कौन सा जी? मिस्टर बी का 3,500 कैसे आएगा? 21,000 था या 20,000 था? $21 आया, तो फिर 3,500, डिफरेंस 35। चलिए ठीक है जी, इसको अच्छी तरह आज करो, बहुत अच्छी तरह। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर सर हमने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब 50% लॉस होगा, पर सर अगर लॉस कम हो जाता है सर और रिकवर अमाउंट ज्यादा हो जाती है सर, फिर क्या होगा? जी जी, वो अभी मैं करवाऊंगा कल। अभी मैंने 2 सिचुएशन करवाई हैं। नंबर 1, व्हेन द लॉस इज एग्जैक्टली इक्वल। नंबर 2, लॉस इज मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। कल इंशाल्लाह इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूंगा और ये समझाऊंगा कि अगर लॉस रिकॉर्ड ज़्यादा हो चुका है, एक्सपेक्ट हम ज़्यादा कर रहे थे, हुआ कम है, तो फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है जी।